Good morning, good morning. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 जून में जो पेपर होना है उसके बारे में। काफ़ी जो क्वेरी बच्चों की अभी आ रही है, अब गेट एग्ज़ाम भी हो गया तो काफ़ी क्राउड तो ईएससी का वो है जो गेट एग्ज़ाम में अपीयर भी करता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डेडिकेटेड ओनली ईएससी की तैयारी कर रहे होंगे, पर मेजॉरिटी जो क्राउड है वो गेट वाला है। तो एक तो बच्चों का ग्रुप ये है जो गेट एग्जाम वाले हैं, वो ईएससी भी काफी स्टूडेंट अपीयर करेंगे और रेलवे ऐड हुआ है तो ये नंबर इस बार और बढ़ेगा। एक क्राउड ये है। कुछ एस्पिरेंट वो हैं जो यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ईएससी देना है। और बाकी जो स्टूडेंट जो ओनली ईएससी डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे थे वो, तो जनरली ये 3 कैटेगरी होंगी जिनकी क्वेरी ज्यादातर है। गेट वाले स्टूडेंट, उनको ईएससी देना है, यूपीपीएससी वाले, उनको ईएससी देना है, और जो ओनली ईएससी तैयारी कर रहे हैं वो। तो जनरली ये 3 कैटेगरी होंगी, उन्हीं की क्वेरीज है ज्यादातर। गेट एग्जाम से स्टूडेंट फ्री हो चुके हैं। अब काफी क्वेरी आ रही थी सर ईएस के लिए फ्रेश तरीके से स्ट्रेटजी कैसे हम लोग प्लान करें, या जैसे हम पढ़ रहे हैं वो ठीक होगा या नहीं। तो ईएससी को लेकर मेरी अपनी जो समझ है, आरोहण पर हम क्या करवा रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, एक बार सारी चीजें मैं डिस्कस कर लेता हूं इसमें, क्योंकि अब बिल्कुल प्रॉपर टाइम है ईएससी प्रीलिम्स को फोकस करने के लिए। ईएससी नॉन टेक की मैं बात करूंगा, ईएससी प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं। जो जीएस पोर्शन है आपका 10 सब्जेक्ट्स, 10 सब्जेक्ट्स। जैसा कि हर बार मैंने कहा, सबसे पहले 2 सब्जेक्ट जो आपको तैयार करने हैं, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। उससे पहले भी एक काम और करना है। ईएससी, जिनको भी ईएससी देना है, चाहे वो तैयारी पहले से कर रहे हो, चाहे गेट के बाद प्लान कर रहे हो, चाहे यूपीपीएससी वाले हो, ये हमेशा जो क्वेरी रहती है कि सर ईएससी का जीएस बड़ा अनसर्टेन सा है, पर उसमें भी हम प्लान कैसे करें, हम एनालिसिस कैसे कर पाए, या कैसे हमें पता लगेगा क्या अप्रोच हम इसमें रखें। सबसे पहला काम आप ये करिए, 1 दिन 2 दिन लगाकर 2017 से लेकर 2024 तक के पेपर ईएससी के हमारे पास अवेलेबल हैं। जब पैटर्न बदला था 2017 से लेकर 24 तक के पेपर हमारे पास नए पैटर्न वाले अवेलेबल हैं। हम इसमें सबसे पहले क्या करें, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं एक तरफ उनकी लिस्ट बना लो। उन सब्जेक्ट में से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं ये एनालिसिस हम निकाल सकते हैं। और उसमें भी एक काम करिएगा, किन टॉपिक्स पर क्वेश्चन आए हैं सबसे पहले सिलेबस में वो टॉपिक तैयार करो, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स। क्योंकि 7-8 साल की एनालिसिस इतनी हो जाती है कि थोड़ा सा आइडिया हमें लग जाए। 17 से 24 तक का आप पेपर देखेंगे, आपको 6 सिग्मा पे क्वेश्चन मिलेगा जो मल्टीपल बार आया, या एथिक्स में कुछ जनरल क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए, इन्वायरमेंट दिखेगा। तो मैथमेटिक्स में कई टॉपिक दिखेंगे, डाटा चेंज है, न्यूमेरिकल चेंज कर दिया, टॉपिक वही है। तो कई सारे आपको कॉमन टॉपिक देखने को मिलेंगे, सबसे पहले तो उनको तैयार करना है। जब भी आप कहते हैं कि सर कम टाइम में तैयारी कैसे करूं, कम टाइम में तैयारी सबसे अच्छा तरीका तो है 17 से 24 तक के पेपर उठाओ, जिन जिन टॉपिक पे क्वेश्चन आए हैं उन टॉपिक की लिस्ट बना लो। जैसे सब्जेक्ट का नाम लिखा, आगे टॉपिक लिख दिए कि जैसे रैंक पे क्वेश्चन आया है, आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन पे आया है, कर्ल डाइवर्जेंस पूछा है। तो जो जो मोटे मोटे एरिया आपको नजर आ रहे हैं कि सर इन पे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम दिख रहे हैं, ये एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, या 7-8 साल में जो भी एरिया पे क्वेश्चन बने, सबसे पहले हमको उन टॉपिक को तैयार कर लेना चाहिए। और उनमें भी 2 सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मैथ्स एंड एप्टी। क्योंकि गेट वाले स्टूडेंट अभी जो गेट देकर फ्री हुए होंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया मैथ्स एंड एप्टी ही होगा। इसको लैक करेंगे तो गेट में भी अच्छी रैंक लाना मुश्किल, ईएससी में भी स्कोर करना मुश्किल है जीएस में। तो मैथमेटिक्स और एप्टी, ये 2 सब्जेक्ट स्कोरिंग भी हैं इंजीनियर्स के लिए। गेट एग्जाम बहुत लोगों ने दिया है, उनको भी किसमें कंफर्टेबल होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स एप्टी और स्कोरिंग भी है, इंजीनियर को ऑलरेडी कई चीजें पता है इसके बारे में। भाई एथिक्स हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नया हो, स्टैंडर्ड क्वालिटी आपको नया लग रहा हो, या ड्राइंग आपको थोड़ी दिक्कत कर रहा हो, पर मैथमेटिक्स एप्टी तो इंजीनियर सब कंफर्टेबल होने चाहिए।
कोई इंजीनियर अगर कह दे कि मैथ सेफ्टी मुझे नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है। फिर तो मैथ सेफ्टी के बिना स्कोर कैसे कर पाओगे? और दोनों मिलाकर कम से कम नहीं तो आप मान के चलो 40 से 50 नंबर का आ जाता है 200 में से। ईएस में 200 मार्क्स में से कम 50 मार्क्स तक का लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर तो 62 मार्क्स का था। पिछले साल या 2023 वाले में कोई एक पेपर मुझे ध्यान अभी नहीं आ रहा, 23 या 24 वाले में, जहां तक 23 में शायद अकेले 62 मार्क्स के दोनों आ गए थे। तो ये तो सबसे पहले तैयार करना है भाई। हर कोई ये चाह रहा है कि सर कम टाइम के हिसाब से प्लानिंग बताइए, इफेक्टिव तैयारी कैसे होगी, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। अब जो टाइम बचा है तैयारी कैसे करूं? तो कुछ भी आप प्लान करो, सबसे पहले दो चीजें, आप 17 से लेके 24 तक का पेपर बैठिए, इसमें से टॉपिक सिलेक्शन करिए। जो सब्जेक्ट आप शुरू कर रहे हैं उनमें क्या क्या एरिया पूछे गए हैं पहले उनको तैयार करना। अप्रोच थोड़ी सी बदलने की बात है कि जो सब्जेक्ट आप प्लान कर रहे हैं सीक्वेंस में सबसे पहले 2 होने चाहिए, जो मेरी समझ के हिसाब से। और इसमें भी वो टॉपिक जहां 17 से 24 में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक सबसे पहले तैयार करना। ठीक है, 2 एरिया तो ये हो गए। और 17 से 24 तक के पेपर पहले मैंने कराए हुए हैं, अभी फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्व कराना। 17 से 24 तक के जो ईएससी के पेपर हैं एक बार फिर पूरे पेपर सॉल्व करवाऊंगा मैं। 1-2 क्वेश्चन एम्बिग्यूटी वगैरह वाले भी थे, वो सब भी डिस्कस करेंगे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अगर कोई पहले रिकॉर्डिंग नहीं भी देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोशिश करेंगे एक आध दिन में ही जैसे ही 17 से 24 तक के सारे पेपर सॉल्व कराऊंगा मैं। नए क्वेश्चन भी होंगे बाद में, पर अभी पहले 17 से 24 तक के सारे पेपर डिस्कशन होंगे कुछ टाइम में, जल्दी शुरू कर देंगे। तो गेट से अब आप लोग फ्री हो गए हैं, अब इसका टाइम आ गया है कि ईएससी को फोकस करना है। तो मैथमेटिक्स एफटी आरोहण पे जो मैथमेटिक्स एफटी वगैरह हुआ है, मैथमेटिक्स में मैंने अभी फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म ये सब भी करवा दिया है। ये टॉपिक भी टीचर ने ऐड कर दिए हैं। जैसे मैथमेटिक्स हुआ था पर कुछ टॉपिक नहीं थे, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म ये सब भी करा दिया गया है। तो मैथमेटिक्स काफी कंप्रेहेंसिव वे में कवर हुआ है क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। यूपीपीएससी एई वाले जो बैच है, यूपीपीएससी एई वाले स्टूडेंट को ईएस के सब्जेक्ट कॉमन है बहुत सारे, बस मैथमेटिक्स उसमें नहीं है, क्योंकि यूपीपीएससी एई में मैथ्स का कोई मतलब नहीं, मैथ्स छोड़ के बाकी एरियाज उसमें है। तीसरा टॉपिक जो करना चाहें, अब तीसरा टॉपिक सिलेक्शन क्या करना है, इसको अपनी ब्रांच के हिसाब से और अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से चूज करना है। ध्यान से सुनिए एक एक पॉइंट। तीसरा सब्जेक्ट हमें क्या रखना है, ये अपने कंफर्ट के हिसाब से या ब्रांच से जो मैच करता हो उसके हिसाब से आप चाहे तो कर सकते हैं। कई लोगों को जैसे मैकेनिकल वाले हैं, मटेरियल साइंस में कंफर्टेबल होंगे, मैकेनिकल वाले मान लो मटेरियल साइंस में कंफर्टेबल होंगे। इसमें भी मैकेनिकल की तरफ से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, एक बार इलेक्ट्रिकल की तरफ से ज्यादा आया था, ज्यादातर मैकेनिकल की साइड के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। मटेरियल साइंस में कुछ पार्ट इसी इलेक्ट्रिकल वाला है, कुछ मैकेनिकल वाला है, तो ज्यादातर क्वेश्चन मैकेनिकल साइड से आते हैं। 2 साल पहले इलेक्ट्रिकल वाले क्वेश्चन सेमीकंडक्टर वगैरह पूछा था, इसमें ईसी वगैरह का जो पार्ट है। और अगर ये नहीं लग रहा करना है मैकेनिकल सिविल वाले, ये वाला भी कर सकते हैं चाहे तो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहे तो कर सकते हैं। इसमें पर्ट सीपीएम, टेंडरिंग, प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल। जब आप एनालिसिस करोगे 17 से 24 तक के पेपर का, तो आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार रिपीट हैं, मतलब क्वेश्चन डाटा चेंज किया है, टॉपिक वही है। तो 17 से 24 तक के पेपर देख के हमें ये जरूर पता लग जाता है कि किन टॉपिक पे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। जैसे एथिक्स में ड्यूटी एथिक्स का क्वेश्चन कई बार आ गया, ड्यूटी एथिक्स पूछा है, एथिक्स वैल्यूज का डिफरेंस पूछ दिया, विसल ब्लोइंग पे क्वेश्चन आ गया। तो कुछ एरिया आपको सीधे देखने, स्टैंडर्ड क्वालिटी में 6 सिग्मा क्वेश्चन 2-3 बार आ गया, टीक्यूएम टीपीएम आ गया। तो ये कोर एरियाज हैं, इनको पहले तैयार करना, मतलब प्रोडक्टिव वे में तैयारी करनी है। जो एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है उसको पहले पूरा करना है हमें, अननेसेसरी बहुत लंबे सब्जेक्ट में उलझना नहीं है। ठीक है, तो मटेरियल साइंस या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ब्रांच के हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगे दोनों में कोई एक कर सकते हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ईएससी वाले में न्यूमेरिकल भी करवा दिए हैं अभी हमने। थ्योरी पार्ट मैंने पढ़ाया था, थ्योरी पार्ट के बाद इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी ऐड करवा दिया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो ईएससी आरोहण पर जो कोर्स है बहुत कंप्रेहेंसिव है। मुझे नहीं लगता कि ईएससी जीएस आरोहण पे जितना कवरेज इससे ज्यादा एफर्ट कोई करेगा। ईएससी जीएस कोई भी बिगिनर बच्चा अगर ईएससी
बैच को देखता है उसमें इतना कंटेंट है कि छोटे मोटी चीजें भी सब कवर कर दी हैं लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम। न्यूमेरिकल पोर्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नहीं था, वो भी हमने अभी कवर करा दिया है इसके अंदर। थ्योरी पार्ट मैंने कराया है, न्यूमेरिकल दूसरे टीचर ने कराया है। तो इन दोनों में से कोई रख सकते हैं। सब्जेक्ट टू आपका इंटरेस्ट क्या है। चौथे नंबर पे चाहे तो इन्वायरमेंट कवर कर लें। इन्वायरमेंट एक्चुअल में बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम दे रहे होगे, इन्वायरमेंट हर एग्जाम में बहुत आ रहा है, और इसमें भी ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आपके चैप्टर 3 और चैप्टर 5 से बनते हैं। ईएससी के लिए इन्वायरमेंट पूरा इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादातर क्वेश्चन आपके चैप्टर 3 ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से आते हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन डिप्लीशन, स्मोक, एसिड रेन, इंटरनेशनल कन्वेंशन प्रोटोकॉल, चैप्टर 3 से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। और चैप्टर 5 का कुछ पार्ट मैंने मिसलेनियस टाइप रिमेनिंग टॉपिक्स के नाम से फोल्डर, उसमें भी कराया है। चैप्टर 5 और रिमेनिंग टॉपिक्स के नाम से फोल्डर है, उसमें कराया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं। एनवायरमेंट पूरा पढ़ लें तो ईएससी के लिए बहुत अच्छा, पर यूपीपीएससी वाले बच्चे भी दे रहे हैं, अगर टाइम कम भी हो तो कम से कम चैप्टर 3, और ईएससी वालों को चैप्टर 4 पॉल्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 3 कम टाइम में अगर करना है तो चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। चैप्टर 5 के बाद रिमेनिंग टॉपिक, जिसमें एनर्जी के कुछ टॉपिक हैं, खासकर इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के मतलब का फ्यूल सेल, ग्रीन हाइड्रोजन, फ्यूल सेल, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी, ये सब एरिया एनर्जी में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। रिमेनिंग टॉपिक्स वाले में फ्यूल सेल, ग्रीन हाइड्रोजन मिल जाएगा, सोलर चैप्टर 5 में पढ़ाया हुआ है। तो एनवायरमेंट पूरा पढ़ ले तो बहुत अच्छा, पूरा नहीं भी पढ़ पाए तो कम से कम इतना एरिया जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जरूर करें। पुराने पेपर देखेंगे, इससे भी आइडिया लगेगा। चैप्टर 4 में पॉल्यूशन दिया हुआ है, वाटर प्यूरिफिकेशन वगैरह सब पढ़ाया हुआ है। ये 4 हो गए। इसके बाद कर लो एथिक्स। एथिक्स 2024 में इन्होंने अच्छा नहीं पूछा था, उसके पहले के हर साल में एथिक्स के क्वेश्चन आराम से बन जाते थे। तो 2024 के पेपर को तो मैं आउट ऑफ द बॉक्स मानता हूं। पेपर बहुत गंदे तरीके से सेट किया गया, और वो स्टूडेंट के लिए नहीं, टीचर के लिए भी सही नहीं था। जो पेपर आया था, मैथमेटिक्स स्कोरिंग था, उसके क्वेश्चन बहुत लेंथी थे। पेपर टफ का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन का लेवल बड़ा अच्छा हो गया हो। पेपर टफ का मतलब एब्सर्ड एरियाज, किसी भी सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी पूछने लग जाओगे। अब एग्जाम इंजीनियरिंग का है और एथिक्स में आप कोई भी थिंकर उठा लोगे, पूछ लोगे। सिविल सर्विसेज के लेवल का एथिक्स यहां पूछने लगोगे, तो फिर एब्सर्ड पेपर बनाना और टफ पेपर बनाना दोनों अलग बातें हैं। ठीक है, इसीलिए 36, 38 नंबर लाकर भी लोग सेलेक्ट हो रहे थे लास्ट ईयर। पिछले साल का पेपर एब्सर्ड पेपर माना जाएगा, ठीक पेपर नहीं सेट हुआ था वो, क्योंकि एथिक्स हर साल लगभग मान लो 6-7 क्वेश्चन आते थे, 2-3 छोड़ के लगभग बन जाते थे। इसमें 7 क्वेश्चन आते थे, 4-5 बनते थे, 1-2 क्वेश्चन नहीं बनते थे, वो एक्सेप्टेबल है। तो पिछले बार तो हर सब्जेक्ट में उन्होंने इस तरह से पूछा 24 वाले पेपर में, कि वो पेपर को भी सॉल्व कराने कोई मतलब नहीं था। पिछले साल का पेपर बच्चों ने कहा कि सर आपने डिस्कस नहीं किया, इसलिए नहीं किया, पेपर एब्सर्ड था। डिस्कस करने को कर भी देंगे, अभी करा भी दूंगा सॉल्व कुछ दिन में, पर वो पेपर एब्सर्ड था। जैसा एग्जाम के हिसाब से होना चाहिए वैसा नहीं था। एब्सर्ड पेपर को सॉल्व करो मत करो कोई मतलब नहीं है, बनाने वाले को नहीं पता क्या पूछ रहा था। तो मैथमेटिक्स, एप्टी, मटेरियल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके बाद एनवायरमेंट एथिक्स, ये 4-5 सब्जेक्ट हो गए जो आप तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर पिछली बार ठीक पूछा था, हर बार करंट अफेयर गंदा पूछता था, लास्ट ईयर ठीक पूछा था, क्लास से क्वेश्चन बने भी थे, पर वो थोड़ा बड़ा एरिया है। तो अभी एक एक करके देख लेते हैं। 4-5 सब्जेक्ट ये हो गए। इसके बाद स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कर लेना चाहिए। स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी मैकेनिकल वालों को ज्यादा आसान पड़ता है। इसमें भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया 6 सिग्मा, TQM, TPM, पुराने पेपर एनालिसिस करोगे, किन किन एरिया पे क्वेश्चन आए हैं उनको पहले तैयार करना है 17 से 24 तक में, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट नहीं है। 17 से 24 तक में काफी इंपॉर्टेंट एरियाज जो होंगे वहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। 17 से 24 तक का पेपर देखोगे तो छोटे छोटे सब्जेक्ट जो है उसमें तो बहुत सारे एरिया उन्होंने पूछ दिए, तो उनमें स्कोप बहुत ज्यादा है। जैसे एनवायरमेंट बड़ा एरिया है, वहां को लिमिट नहीं, कुछ ही पूछ दे। पर 17 से 24 तक 7 साल के पेपर देख के छोटे सब्जेक्ट में हमें काफी हद तक आइडिया लग जाता है, लगभग 60% आइडिया लग जाता है किन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक, ये कर सकते हैं। अब मटेरियल साइंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ऊपर नीचे किया जा सकता है। जो मटेरियल साइंस किया है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर ले, जिसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया वो मटेरियल साइंस के बाद कर सकता है। इतने सब्जेक्ट हो गए। एक टॉपिक जो बड़ा गंदा पूछा जा रहा है, गंदा वर्ड इसलिए मैं यूज कर रहा हूं, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, ICT। इसमें आप 50% एरिया कितना ही पढ़ लोगे, ESE में जो पूछ रहा है 50% एरिया बन जाए तो बड़ी बात है, और 50% नहीं बनेगा।
जो इसका ट्रेंड रहा है ईएस के अंदर, किसी ने भी पढ़ाया और कहीं से भी पढ़ा हुआ आपने, कोई ब्रांच हो आपकी, 50% एरिया आपसे बनने वाला है, 50% में हवा भी नहीं लगेगी क्या पूछ रहा है, और आपको नहीं, टीचर को भी नहीं। पेपर होने के बाद अलग बात है, गूगल सर्च करके आंसर दे दो, पर टीचर को भी हवा नहीं लगेगी, बनाने वाले को भी नहीं पता होगा, और स्टूडेंट भी नहीं जान पाएगा। 50% में दिमाग लगा सकते हो, 50% जो है वो दिक्कत होगी। आईसीटी मैंने इतना पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन ये कहां से पूछ रहे हैं, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क पढ़ते हैं ईसी वाले टेक्निकल में, क्वेश्चन वहां से पूछ रहा है। ये अपने आप में पूरा एक टेक्निकल का सब्जेक्ट है। कंप्यूटर पूछ दे रहा है, कंप्यूटर में लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछ दे रहा है। अब आप सी लैंग्वेज थोड़ी पढ़ोगे, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, फिर इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्निकल वर्ड डाल दो इसमें, तो कोई लिमिट थोड़ी है। इसमें CS, IT, DCN, इसके जो क्वेश्चन आ जाएंगे उनमें दिक्कत हो जाएगी। अब जिसका एरिया होगा वो बना पाएगा, नहीं होगा नहीं बना पाएगा। ये आईसीटी जीएस के नाम पे नहीं, ये आईसीटी में टेक्निकल क्वेश्चन भी भिड़ा दे रहा है। दिक्कत ये है भाई, टीचर तो बता पा रहा है ना ये दिक्कत कहां पर आ रही है। आप कितना ही पढ़ा लो आईसीटी, 100 घंटे पढ़ा लो चाहे, पर इसमें लैंग्वेज, अब पाइथन का क्वेश्चन पूछ दे कुछ तो कैसे बनेगा, वो नहीं करना भाई। CS, IT और डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, अगर किसी को लग रहा है ना मुझे आईसीटी ज्यादा पढ़ना है, तो जितना आईसीटी मैंने पढ़ाया हुआ है, उसके बाद किसी को लगे कि सर मेरे पास तो बहुत टाइम है, बस यही एक पढ़ना है, खाली यही पढ़ना है, तो DCN की इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक उठाओ या CSIT पढ़ो। लैंग्वेज क्वेश्चन यहाँ पूछ दे रहा है, पेपर उठा के देखो पता लग जाएगा। सॉफ्टवेयर वगैरह सारे नहीं पता कौन कौन सॉफ्टवेयर पूछ देता है, तो ये इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। ये 50% बन जाए, 50% दिक्कत। ईसी वालों को ज्यादा आसान पड़ता है ये, मैकेनिकल सिविल को दिक्कत करेगा, ईसी के लिए आसान पड़ता है। इसमें भी ज्यादातर क्वेश्चन जो डिजिटल स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं उन पर आ जाए, एक दो क्वेश्चन वो मिल जाता है। ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन मिल जाए, डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो नई नई आ रही हैं, डिजिटल पेमेंट्स, इस जीएस में इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, और ये सब मैंने पढ़ा भी रखे हैं। जैसे चर्चा में क्वांटम कंप्यूटिंग आया भी था, क्वांटम कंप्यूटिंग, इस तरह के जो क्वेश्चन है ये बन जाएंगे। कोई नई एप्स वगैरह बनी है, नई ऐप के बारे में क्वेश्चन आ जाए, चैट जीपीटी है, डीप सी का भी वो चल रहा है चाइना वाला, इससे रिलेटेड ये जीएस वगैरह क्वेश्चन होते हैं, ये बन जाएंगे। पर अब कोर टेक्नोलॉजी CSIT या लैंग्वेज पूछेगा तो आईसीटी में दिक्कत है, फिर वहां परेशानी होगी। सिविल मैकेनिकल को दिक्कत आएगी, ईसी वाला फिर भी कर सकता है, ईसी वालों का थोड़ा टच रहता है इन एरिया से, DCN वगैरह पढ़ते हैं तो उनके लिए आसान पड़ेगा, और सिविल और मैकेनिकल टफ पड़ेगा। तो बैलेंस इस तरह से बना है ना, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, PERT CPM, टेंडरिंग, प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्ट, ये चीजें सिविल मैकेनिकल को आसान पड़ती हैं, ईसी के मतलब की नहीं है। तो उसी तरह से ईसी के लिए इन्होंने आईसीटी लिया हुआ है, ये उनको आसान पड़ता है, आपके लिए टफ है। बैलेंस इस तरह से बना है, स्टैंडर्ड क्वालिटी है। मैकेनिकल का इंडस्ट्रियल का ही पार्ट है पूरा, वो इंडस्ट्रियल में आता था स्टैंडर्ड क्वालिटी, पैटर्न चेंज हुआ तो उसको जीएस में डाल दिया, तो स्टैंडर्ड क्वालिटी मैकेनिकल का एरिया है। तो जब कुछ मैकेनिकल का पोर्शन दिया है तो कुछ इलेक्ट्रिकल इसी का भी तो देंगे। जैसे मटेरियल साइंस में 1 साल क्वेश्चन इसी इलेक्ट्रिकल वाले आ गए, सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप, ये सब आ गया। तो मैकेनिकल सिविल के लिए कुछ एरिया है, तो कुछ सिविल इसी वगैरह के लिए भी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अपनी ब्रांच के हिसाब से आपको डिसाइड करना है किन एरियाज को मुझे पहले करना है। अब जैसे इसमें OSI का क्वेश्चन आता है, OSI मॉडल, TCP IP पढ़ा रखे हैं मैंने डिटेल में, ये सब नेटवर्किंग का क्वेश्चन आता है, ये एक्सपेक्टेड है, लैन, मैन, वैन, ये सब मैंने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो ज्यादा सपोर्ट ये इसी को करता है, इसी के लिए ज्यादा मतलब का सब्जेक्ट है ये आईसीटी। तो ब्रांच के हिसाब से मैकेनिकल सिविल वाले चाहे तो इसको बाद में रख दें, ईसी वाले इसको पहले कर लो, ठीक। इतने सब्जेक्ट हो गए। अब इसके बाद हमारा इसमें रह जाता है, और क्या क्या रह गया, एक बार गिन लो सब्जेक्ट कितने हो गए। मैथ्स, FT 2 ये 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें केवल आपका रह गया जीके करंट अफेयर और ड्राइंग। एक रह गया जीके करंट अफेयर, एक रह गया प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी। प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी। सेफ्टी मैंने अभी कंप्लीट किया है, कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, 6-7 लेक्चर है इसके। सेफ्टी अभी कुछ दिन पहले ही कंप्लीट कर दिया है, PDF वगैरह सब दे दिया है मैंने इसमें। तो सेफ्टी पोर्शन छोटा है, इसको पहले कर सकते हो। डिजाइन ड्राइंग बड़ा एरिया लग रहा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसको बाद में रख सकते हो प्रायोरिटी में। पहले आप एनालिसिस तो करोगे ना, 2017 से लेके 24 तक का एनालिसिस तो करोगे,
इतने समय में किस एग्जाम से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, उसके बेसिस पे ही तो प्रायोरिटी डिसाइड करोगे। तो सेफ्टी को पहले कर सकते हो, डिजाइन ड्राइंग को लास्ट में रख दो। जीके करंट अफेयर थोड़ा बड़ा एरिया है। अभी लाइव में जो मैंने कराया था, ईएस बैच को भी कराया था, इसमें लगभग सब चीजें पढ़ाई हुई हैं। दिसंबर फर्स्ट वीक में कंप्लीट किया है मैंने अभी इसको पढ़ा के दिसंबर फर्स्ट वीक में कंप्लीट किया है। आपका एग्जाम जून में है, अप्रैल तक का करंट अफेयर पढ़ना है, ऑफलाइन पेपर अप्रैल तक का पढ़ना है। तो अभी फिर इसमें अपडेशन होगा, फरवरी के लास्ट वगैरह में कुछ क्लासेस होंगी, फिर मार्च में एक आध क्लास करेंगे। बहुत ज्यादा लेक्चर इसमें ऐड मत करना। करंट अफेयर में डेली करंट अफेयर की जरूरत नहीं है, महीने 2 महीने में एक बार अपडेशन करते हैं, 2 महीने का पूरा डाटा कवर हो जाता है 2-3 लेक्चर के अंदर। डेली करंट अफेयर टाइम मत वेस्ट करना, कहीं पर भी जरूरत भी नहीं है। पिछली बार भी पेपर गंदा था पर करंट अफेयर आपसे बन रहा था। तो करंट अफेयर अगर आपकी क्लास से नहीं आया तो कहीं से नहीं आएगा, उतना मैंने पढ़ाया हुआ है। दिसंबर फर्स्ट वीक तक का हुआ है, फिर अभी अपडेट करूंगा, दिसंबर जनवरी करा दूंगा। हार्डली 2-3 लेक्चर में 2 महीने का अपडेट हो जाता है। अप्रैल तक का डाटा है, वो मेरी जिम्मेदारी, मुझे कैसे कवर करना है। इसकी पीडीएफ और इसके लेक्चर मैं अपने आप कराता हूँ। क्वेश्चन वगैरह भी खुद बना के देता हूँ मैं इसमें। क्वेश्चंस भी काफी फोल्डर में पड़े भी हुए हैं और क्वेश्चन मिलते भी जाएंगे, तो ये भी चिंता आप नहीं करो। ठीक, बस आपको बैठकर ये प्लान करना है, जिनको ईएस देना है किन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पे सीक्वेंस बना लो, और बिना एनालिसिस किए प्रायोरिटी ऑर्डर मत बनाओ। 2 चीजें आपको बस मैच करनी है, आपकी ब्रांच क्या है, बस 2 चीजें ध्यान देना, आपकी ब्रांच क्या है और 17 से 24 तक में सब्जेक्ट की वेटेज क्या रही है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन कितना वेटेज रहा है। तो आपकी ब्रांच और ये 7-8 साल के पेपर का एनालिसिस, ये 2 चीजें निकाल लो पहले आज बैठकर। जिसको भी ईएससी देना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपकी ब्रांच 17 से 24 तक के पेपर का ट्रेंड, कि किस एरिया से कितने क्वेश्चन आए हैं। मैं करा भी दूंगा एनालिसिस, मैं करा भी दूंगा, पेपर द्वारा सॉल्व भी कराऊंगा, 17 से 24 पूरा कराऊंगा, पहले कराए भी हुए, पर लाइव में फिर से करा दूंगा मैं। किसी का कोई डाउट क्वेरी होगा तो पूछ भी सकता है। तो 17 से 24 तक, और 17 से 24 तक के पेपर सॉल्व जो कराऊंगा वो यूट्यूब पे भी डाल देंगे। चलो, पेपर सॉल्व जो कराऊंगा यूट्यूब पे भी डाल देंगे, पर थ्योरी कंप्लीट करो, सब्जेक्ट कंप्लीट करते चलो। और क्लास जो ईएससी बैच का लिंक विंक है, यूट्यूब में ये वीडियो भी जाएगा तो वहां डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा लिंक वगैरह बैच का। अब इतनी चीजें रहेंगी, ठीक है। तो ब्रांच और पेपर जो सब्जेक्ट का वेटेज, उसके हिसाब से लिस्ट बना लो, मुझे क्या क्या प्रायोरिटी रखनी है। मैथ्स एप्टी सबके लिए कॉमन है, उसके बाद के 8 सब्जेक्ट में अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लो प्रायोरिटी पे क्या रखना है, कौन से एरिया जिसमें कंफर्टेबल हो। और 17 से 24 में जिन टॉपिक पे क्वेश्चन बने हैं वो टॉपिक सबसे पहले तैयार करना जरूरी है। भाई किसी नहीं पढ़ाया हो, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी नहीं पढ़ाया हो, जो टॉपिक आपके 17 से 24 के बीच पूछे गए हैं वो टॉपिक कवर है या नहीं है, वो पूरा जरूर करना है। कोई बहुत टॉपिक देखने में, डेमिंग का जैसे क्वेश्चन है, डेमिंग पे 2-3 बार क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 6 सिग्मा पूछ दिया, और हर बार मैंने बोला 6 सिग्मा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, कई बार आ चुका है। इस तरह से प्लान करोगे थोड़ा आसान हो जाएगा। दूसरी बात, जो आरोहन का बैच है ईएससी वाला, अब कुछ लोग कह रहे हैं सर पूरा रिकॉर्डिंग है, लाइव है। अरे भैया, ईएससी का जब कोर्स, ये वाला कोर्स है आरोहन पर, इसको ओपन करके देखोगे तो मालूम चलेगा कंटेंट कितना है, और लगातार अपडेट कर रहा हूं इस बैच को। अब जैसे इसमें देखोगे बेसिक्स ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट, अभी इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट 3 दिन पहले कंप्लीट किया है मैंने। डिजास्टर मैनेजमेंट जो पढ़ाया है एनवायरनमेंट का पार्ट भी है, पूरा एनवायरनमेंट पहले पढ़ा भी है पुराना वाला रिकॉर्डिंग में, और लाइव में अभी इसका एक टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट कराया, वो भी इसमें एक्सेस दिया हुआ है। यूपीपीएससी ए का मतलब का भी है, ईएससी के मतलब का भी है, ये भी कंप्लीट हुआ है। जीके करंट अफेयर लिखा हुआ है, देखो 25 सितंबर को बैच शुरू किया था 2024 में, दिसंबर फर्स्ट वीक तक का कराया हुआ है। इसके अंदर पीडीएफ सब मैंने बना के दे रखे हैं। अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फिर शुरू करूंगा आजकल में, यूपीपीएससी ए का मतलब का भी है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीके करंट अफेयर का ही पार्ट है, ठीक है। तो वो सब लाइव एक्सेस आप लोगों को भी है, पूरा कोर्स रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव जो चीजें चल रही हैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा रहा है। सैनिटेशन एक टॉपिक पढ़ाया था, हाइजीन सैनिटेशन, यूपीपीएससी ए के लिए भी कॉमन, ईएससी के लिए भी कॉमन, उस पर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इसके बाद देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, ये सब ऐड हो गया है। इतना कंप्रहेंसिव कवरेज है मैथ्स का, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। एथिक्स के 15 वीडियो पड़े हैं। आपके एग्जाम के पहले पहले एथिक्स में 1 से 2 क्लास में और ऐड करूंगा, 1 से 2 क्लास की मुझे कमी लग रही है, 1 से 2 क्लास मुझे इसमें और ऐड करनी है एथिक्स में। चाहे तो नोट कर लो, मैं पहले बता दे रहा हूँ क्या क्या इसमें होना है। 2 लेक्चर कम से कम एथिक्स में और ऐड करूंगा आपके एग्जाम के पहले पहले, मार्च या अप्रैल में करूंगा इसको मैं, ठीक। एनर्जी एनवायरनमेंट पिछला वाला पूरा कंप्लीट है A to Z,
दोबारा मैंने भी डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, पूरा करा भी दिया है डिटेल में। आईसीटी 17 लेक्चर अवेलेबल हैं। इसमें जो अपडेशन का पार्ट है वो करंट अफेयर में अपडेशन आया हुआ है। कई बार बच्चे कहते हैं सर एनवायरनमेंट आईसीटी का जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो कहाँ गया? तो करंट अफेयर जो सब्जेक्ट पढ़ाया गया है उसमें ये सब अपडेशन ही तो है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अपडेशन, एनवायरनमेंट का अपडेशन, आईसीटी का, ये सब करंट अफेयर में हुआ है। जैसे गूगल की जेमिनी का क्या मतलब है, डीप सीक वगैरह भी कराना है मुझे उसमें, क्योंकि लेटेस्ट कंसेप्ट है। तो करंट अफेयर जब कराया जाता है तो अपडेशन का पार्ट आईसीटी एनवायरनमेंट ऑलरेडी उसमें आ जाएगा। भाई मैथ सेफ्टी में अपडेशन का पार्ट नहीं है, अपडेशन आपका आईसीटी एनवायरनमेंट का है, तो वो उसमें कवर हो जाएगा करंट अफेयर में। ठीक है, वो लेक्चर अगर कहोगे इसमें ऐड कर दूं तो वो लेक्चर वहां से उठा के इसमें डाल देंगे, एनवायरनमेंट करंट अफेयर में तो होगा वो। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने दे दिया। जैसे कई बार बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, मटेरियल साइंस आप कितना ही पढ़ लो, वो पूछ देगा मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन आया, जूल इफेक्ट किसका था, या सीबेक इफेक्ट के बारे में बता दो, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल क्यों मिला था। ऐसे जनरल क्वेश्चन जो 10th लेवल तक की साइंस के क्वेश्चन होते हैं। अब आप कहोगे सर पूरा मटेरियल साइंस मैंने पढ़ लिया पर ये तो कहीं आया नहीं, तो मैंने 10 तक की साइंस जो होती है ये मैंने पढ़ाया था और एग्जाम के लिए भी अभी, तो वो मैंने आपके बैच को एक्सेस दे दिया। कभी फिजिक्स वगैरह में बड़े जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं स्कूल लेवल के, मटेरियल साइंस का हिस्सा चाहे तो मान सकते हो आप इसको। फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें क्यों दिया है मैंने, बेसिक साइंस का क्वेश्चन एक आध आ जाता है, जनरल साइंस का वो इसलिए ऐड कर दिया। बायो मैंने ऐड नहीं किया, बायो नहीं पूछेगा आपका, बायो मतलब का नहीं है, पर फिजिक्स वगैरह से क्वेश्चन आ जाता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूछ ले, मटेरियल साइंस का पार्ट हो जाएगा फिर वो। जीके करंट अफेयर प्रीवियस बैच वाले की अब जरूरत नहीं है, नया वाला करा दिया है मैंने। जीके करंट अफेयर लिख भी दिया है, फोल्डर देखोगे फोल्डर पे लिखा भी हुआ है। 6 सिग्मा देखो, मैंने पूरी पीडीएफ बना के 6 सिग्मा की खुद दे रखी है, एक बार इसको रीड करना है, ये मैंने खुद बना के दिया कि एक बार इसको रीड करो, सब मिल जाएगा इसके अंदर। 6 सिग्मा इंपॉर्टेंट एरिया है, तो जो जो टाइम मिल रहा है मैं खुद ही प्रोवाइड करते जा रहा हूँ एक्स्ट्रा चीजें। आईईटीएस का भी एक पेपर हुआ था, यूपीएससी ने कराया था, आपका सिलेबस कॉमन था, वो क्वेश्चन पेपर भी देखो पड़ा हुआ है, यहां से टॉपिक देख सकते हो क्या क्या पूछे गए थे। आईईटीएस का पेपर यूपीएससी ने भी कराया था, सिलेबस ईएससी वाला ही था इसमें, ये कर सकते हो, मतलब वो टॉपिक पता लग जाएंगे क्या क्या पूछे गए, सेम सिलेबस था ईएस वाला। करंट अफेयर प्रीवियस बैच वाले की अब जरूरत नहीं है, यहाँ देखो फोल्डर पड़ा प्रीवियस बैच, अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि करंट अफेयर दिसंबर फर्स्ट वीक तक का मैंने यहाँ करा दिया है, ऊपर ये रहा, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये रहा, ये भी दिसंबर फर्स्ट वीक में हुआ, तो 24 वाला करना, पुराना छोड़ देना, पुराने वाले की जरूरत नहीं है। हटाया मैंने इसलिए नहीं कि किसी ने पहले पढ़ रखा हो तो सोचेगा रिवीजन में मुझे हेल्प मिलेगी, इसलिए इसको हटाया नहीं मैंने पुराने वाले को, पर जो नए बच्चों को नया वाला ही करना है, पुराने वाले की जरूरत नहीं है। डिजाइन ड्राइंग अलग फोल्डर है, सेफ्टी अलग फोल्डर है। अब मुझे बताओ डिजाइन ड्राइंग के लिए 31 लेक्चर पढ़ने हैं, सेफ्टी के लिए 6 लेक्चर पढ़ने हैं, तो पूरे की बजाय सेफ्टी पहले कर लो, सेफ्टी कंप्लीट कर लो। एप्टीट्यूड में भी देखो ये दत्ता सर ने पढ़ाया हुआ है, ये सब वीडियो पड़े हुए हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी ऐड करवा दिया है हमने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट न्यूमेरिकल पोर्शन भी ऐड करवा दिया है। टेस्ट सीरीज, ये ईएस की टेस्ट सीरीज लास्ट टाइम की पड़ी है, कुछ टेस्ट और भी ऐड करेंगे इस बार, इसको ओपन करके देखोगे इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, कंबाइंड भी है। ईएससी जीएस टेस्ट सीरीज में सब्जेक्ट वाइज भी कंबाइंड भी, इसमें कुछ और ऐड भी करूंगा। अभी जैसे मार्च कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों की स्पेसिफिक ईएससी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ईएससी वालों के क्वेश्चन प्रैक्टिस वो भी रहेंगे, और ये टेस्ट वगैरह भी कुछ ऐड करेंगे इसमें और, क्योंकि अब गेट में काफी लोग बिजी थे, अब गेट के बाद ईएससी क्योंकि मेन एग्जाम हो गया है, जो गेट वाला क्राउड है, गेट वाले जो एस्पिरेंट हैं, तो अब इस पर थोड़ा फोकस बढ़ेगा। यूपीपीएससी एई का सिलेबस हम लोग फरवरी में खत्म कर देंगे, उसके मेन फोकस जो है हमारा ईएससी एग्जाम रहेगा। ईएससी में मेनली क्वेश्चन ही कराना है, क्वेश्चन टेस्ट, दो चीजें करनी है, सब्जेक्ट तो लगभग कंप्लीट इसमें हो ही चुके हैं। लाइव में लाइव थ्योरी सब्जेक्ट जो चलेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शुरू करने वाला हूं, जो यूपीपीएससी ए के लिए भी कॉमन, ईएससी के लिए भी कॉमन, आरआरबी सबके लिए कॉमन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये करंट अफेयर का ही पोर्शन है, करंट अफेयर का पार्ट है, आप इसको आईसीटी से भी जोड़ सकते हो, करंट अफेयर से भी जोड़ सकते हो। तो अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन शुरू होगा, आज मोस्ट प्रोबेबली शुरू कर देंगे, आज या कल में, या तो आज या कल में शुरू हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट। आईसीटी या करंट अफेयर जोड़ के देख सकते हैं, आता हर एग्जाम में है। इंजीनियरिंग का एग्जाम हो तो टेक्नोलॉजी वहां पूछेगा ही पूछेगा। करंट अफेयर जिन लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया है वो ऑलरेडी काफी पढ़ चुके हैं इसके अंदर, वो ऑलरेडी साइंस एंड टेक पढ़ चुके हैं, स्पेस डिफेंस आईसीटी के टॉपिक काफी कवर कर चुके हैं।
ठीक है, अब किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, पर 2 चीजें मैंने बोली, आपकी ब्रांच और 17 से 24 तक के पेपर, वो एनालिसिस जरूर निकाल लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में 2017 से 24 तक के पूरे पेपर अब फिर सॉल्व कराना शुरू करूंगा मैं। एक आध दिन में 17 से 24 तक के पेपर सॉल्व कराना शुरू करूंगा। ईएससी के पेपर हैं, यूपीपीएससी एई के लिए मतलब का है, दोनों का काम चल जाएगा इससे। तो 17 से 24 तक का डिटेल सॉल्यूशन फिर हम डिस्कस करेंगे, अब एक आध दिन में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पहले करा चुका हूं एक बार, दोबारा फिर से पूरा सॉल्व कराऊंगा ये, क्योंकि यूपीपीएससी एई ईएस दोनों के काम आ जाएगा। यूपीपीएससी एई वाले जो स्टूडेंट हैं, काफी सिलेबस, क्योंकि अप्रैल में पेपर है तो लगभग चीजें वो पढ़ चुके होंगे, और उनको जून में अगर ईएससी देना है तो मेन उनको मैथ्स एफटी पे काम करना पड़ेगा अप्रैल में, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो उनके यूपीपीएससी एई के मतलब के हैं, मैथ्स एफटी यूपीपीएससी एई में नहीं है, और जून में अगर ईएससी देना है तो मैथ्स एफटी पे उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा। यूपीपीएससी एई वाले स्टूडेंट जिनको ईएससी देना है, बाकी सब्जेक्ट तो जो कवर कर रखे ज्यादातर मैंने ही पढ़ाए, तो उसमें आपका ईएस का जीएस कवर हो जा रहा है। मैथ्स एफटी 2 सब्जेक्ट का डिफरेंस है, मैथ्स एफटी 2 का डिफरेंस है, यूपीपीएससी एई में नहीं आना, यूपीपीएससी एई पहले हो जाएगा, तो मैथ्स एफटी यूपीपीएससी वाला भी क्यों पढ़ेगा भाई, जो गेट दे चुका उसका मैथ्स एफटी तैयार होना चाहिए। यूपीपीएससी एई देना है तो बाकी एरिया पढ़ेगा, जो सिर्फ यूपीपीएससी एई की तैयारी कर रहा है वो मैथ्स एफटी अभी क्यों पढ़ेगा, उसका अपना सिलेबस काफी है। पर जब वो अप्रैल में फ्री हो जाएगा तब, और ईएस जून में अगर देना है उसको, तब मैथ्स एफटी उसको ध्यान देना पड़ेगा, इसके बिना स्कोर करना मुश्किल होगा। और 2 महीने मुझे लगता है इसके लिए सफिशिएंट है। अप्रैल में अगर उसके बाकी 7-8 एरिया जो यूपीपीएससी एई में आएंगे, अगर वो रेडी कर लिया, उन सब्जेक्ट को कमांड कर लिया, भाई जिसको मालूम मुझे ईएससी भी देना है, तो यूपीपीएससी एई में उन सब्जेक्ट को तैयार कर लेगा ना जो ईएससी के कॉमन है। यूपीपीएससी एई वाले को ईएससी देना है तो वो सब्जेक्ट पहले तैयार कर ले जो ईएससी से कॉमन है। यूपीपीएससी एई होने के बाद 2 ही सब्जेक्ट का डिफरेंस बचेगा, मैथ्स एफटी, और 2 महीने का समय, 1.5 महीने का समय होगा लगभग, तो वो इसको तैयार कर पाएगा। 20 अप्रैल से 8 जून लगभग 1.5 महीने का समय उसको मिल जाएगा, तो फिर ये 2 सब्जेक्ट 1.5 महीने में तैयार वो कर सकता है। ठीक है, इस तरह से प्लान कर सकते हैं। मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं और जो आपका प्लान है आगे एग्जाम जो देने हैं, उसके अकॉर्डिंग बैठ के प्लानिंग कर लो, आधा घंटा 40 मिनट बैठकर एक बार प्लान बना लोगे, फिर उस पर एग्जीक्यूशन शुरू करो एक एक करके, फिर उसमें डाउट माइंड में नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छी प्लानिंग और बहुत अच्छी पढ़ाई, पहले प्लानिंग अच्छी से कर लो, क्या क्या चीजें कवर करनी है, कितने टाइम में कवर करना है, फिर एक एक करके उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करो। कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, नर्वसनेस, ये सब दिमाग में मत लाना, उतना समय भी नहीं है एग्जाम में भी जो डेट है। ठीक है, मेरे एंड से सपोर्ट क्या चाहिए, मेरे एंड से आपको यही हेल्प चाहिए, सर सब्जेक्ट तो सब करा दिए, ईएस का तो सिलेबस पूरा है आरोहण पर, एक एक 2-2 लेक्चर, मान लो एथिक्स में 1-2 लेक्चर ऐड कर देंगे, करंट अफेयर अपडेट करना है वो सब मैं करा ही रहा हूँ, सेफ्टी अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया, एनवायरमेंट में डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा दिया है, कुछ दिन पहले लाइव में फिर से हुआ है, करंट अफेयर आपका अपडेट, साइंस एंड टेक शुरू कर देंगे, तो कंटेंट तो लगातार चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ बहुत कवरेज है उसमें डाटा। पर पॉइंट ये आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं, मेन जो आपको आरोहण पर अब जरूरत है, ईएस वाले बच्चों को 17 से 24 तक के पेपर फिर से सॉल्व करा दूं, और साथ साथ टॉपिक का इंपॉर्टेंस बताता चलूं। पेपर पहले करा रखे हैं, दोबारा इसलिए सॉल्व कराना चाह रहा हूं कि एक टॉपिक का इंपॉर्टेंस पता लग जाए, रिपीटेशन कितने क्वेश्चन का हो रहा है वो मालूम चल जाए, और अप्रोच क्या रखनी है। कुछ क्वेश्चन एम्बिग्यूटी वाले भी हैं, कहीं कहीं यूपीएससी का आंसर में भी गलती है, कहीं कहीं टीचर भी गलत रहा है, तो वो सारे डिस्कशन भी कर लेंगे, अटेम्प्ट कैसे करना है। और इसके अलावा न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाले और टेस्ट सीरीज, इसके अलावा न्यू क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज, 2 चीजों की आपको जरूरत और है। तो अगला फोकस हमारा इन चीजों पर ही रहेगा, ईएस को लेकर खासकर। मैथमेटिक्स वगैरह तो पूरा है, जितना है बहुत कंटेंट है, मैथ्स में कम नहीं है, मैथ्स, एफटी, इन्वायरमेंट, ये सब बहुत डाटा है, इनमें जरूरत नहीं है। एथिक्स में 1-2 लेक्चर मुझे लग रहा है ऐड करने की जरूरत है, और करंट अफेयर, इन्वायरमेंट आईसीटी का अपडेशन है, वो करंट अफेयर में अपने आप कवर होता है। ठीक, टेस्ट सीरीज में देखो 15-20 टेस्ट तो नहीं बोल पाऊंगा, पर फुल लेंथ के कम से कम 5 टेस्ट तो होने चाहिए। मैं कोशिश करूंगा, टेस्ट सीरीज प्लान करना है मुझे अभी, और लास्ट ईयर के टेस्ट आपको दिए ही हुए हैं, नए टेस्ट और भी ऐड करेंगे, तो पिछले साल के टेस्ट भी हैं, इस साल के नए टेस्ट भी ऐड कर देंगे, और नए क्वेश्चन प्रैक्टिस लाइव में भी कराऊंगा मैं। ईएस के लिए भी इतना अपडेशन और होगा सब। ठीक है, चलो क्लास, किसी का डाउट हो ऐप पर या यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। बैच जो चल रहा है आरोहण वाला, वो इसका लिंक वगैरह उस पर यूट्यूब पर भी डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, नोट्स वगैरह भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही दिए लगभग सब। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।